बल्कि ये कहा जाए कि पहले दो स्टेटमेंट ही सबसे ज़्यादा दिक्कत का विषय करते हैं। सॉल्व हो पाते हैं जब आपको सब्जेक्ट की वास्तव में टेक्निकल नॉलेज हो। डिस्कशन पूरा होते होते आप इस टाइप के क्वेश्चंस को पूरी तरीके से आत्मसात कर चुके होंगे या समझ चुके होंगे। अब इसमें ये होगा कि जैसे स्टेटमेंट वन कोई आता है, अब स्टेटमेंट टू आपने चेक कर लिया, उसके बाद स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट वन को एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं, ये आप ऐसे सोचो कि थोड़ी देर के लिए इन स्टेटमेंट को बताते वक्त या समझते वक्त आप थोड़ी देर के लिए टीचर बन जाओ, जैसे आप किसी स्टूडेंट को पढ़ा रहे हो। अगर आप दूसरा स्टेटमेंट बोल रहे हो और पहला समझ में आ जाता है सामने वाले को जिसे आप पढ़ा रहे हो, तो इसका मतलब है कि आंसर ए हो गया। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ईच एक्शन हैज इट्स रिएक्शन। यस, करेक्ट। हमारे ख्याल से ये अभी आपको समझाने में मैंने यही स्टेटमेंट तो बोला था, है ना? तो ये तो स्टेटमेंट सही है, थर्ड लॉ यही है। चलिए सिखाता हूँ आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चन का आंसर देना जो वास्तव में स्टूडेंट के लिए अक्सर मुश्किल का विषय बन जाता है, और वो है स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस या असर्शन रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस। इस टाइप के क्वेश्चंस का जवाब देने से पहले थोड़ा सा समझ का इस्तेमाल किया जाता है, और ख़ास तौर से इसके जो पहले दो ऑप्शंस हैं, स्टूडेंट जानते होंगे जिन्होंने इन क्वेश्चंस को करने की कोशिश की होगी, उनमें अक्सर उनको पहले और दूसरे स्टेटमेंट में ही दिक्कत होती है। बल्कि ये कहा जाए कि पहले दो स्टेटमेंट ही सबसे ज़्यादा दिक्कत का विषय करते हैं। अच्छा, ये क्यों है ये मैं अभी इस बात पे आता हूँ, लेकिन एक चीज़ मैं बता दूँ, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ये तभी सॉल्व हो पाते हैं जब आपको सब्जेक्ट की वास्तव में टेक्निकल नॉलेज हो। टेक्निकल से मतलब ये है कि कॉन्सेप्चुअल, आप कॉन्सेप्चुअल तरीके से अगर सब्जेक्ट को समझ रहे हैं तभी इन क्वेश्चंस का जवाब दे पाएंगे। और ख़ास तौर से फिजिक्स में, मैं फिजिक्स का टीचर हूँ, मैं अगर कोई एग्जाम्पल लूँगा तो फिजिक्स से ही संबंधित लूँगा। आप जानते हैं कि फिजिक्स जो है कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, केवल फॉर्मूला रटने से फिजिक्स नहीं होती है। और ख़ास तौर से इस टाइप के क्वेश्चंस तो कभी नहीं हो पाएंगे, बड़ा मुश्किल करते हैं। इसमें आप समझ लीजिए कि वो एबिलिटी स्टूडेंट में होनी चाहिए कॉन्सेप्ट की जो एक टीचर में होती है। एक टीचर में जैसी एबिलिटी होती है उस तरह की एबिलिटी स्टूडेंट्स में अगर आएगी तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हैंडल कर पाएंगे। उसका रीज़न है, उसके पीछे लॉजिक मैं बता रहा हूँ आपको क्यों। चलिए पहले ज़रा इस क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं हम लोग कि किस तरीके का होता है, फिर उस पर मैं आपको बहुत सिंपल छोटे छोटे एग्जाम्पल से, मतलब ज़रूरी नहीं है कि मैं फिजिक्स का एग्जाम्पल लूँ, पहले एग्जाम्पल जो मैं लूँगा वो छोटी सी मैथमेटिक्स लूँगा, छोटे बच्चों वाली। उससे असल में इन क्वेश्चंस को पूछने के पीछे जो साइकोलॉजी है वो आपको समझ में आएगी। और उसके बाद मैं एक आध क्वेश्चन फिजिक्स के भी उठा लूँगा। ठीक, तो हमारे ख्याल से मैं ये समझता हूँ कि ये आज का ये डिस्कशन पूरा होते होते आप इस टाइप के क्वेश्चंस को पूरी तरीके से आत्मसात कर चुके होंगे या समझ चुके होंगे कि इन्हें कैसे सॉल्व किया जाए, अच्छी तरीके से जानकारी हो चुकी होगी। ठीक, तो ज़रा देखते हैं। तो ये जो क्वेश्चन होता है, जरा मैं पढ़ देता हूँ एक बार स्टेटमेंट इसमें, तो ये ऑप्शंस में ऑफ कोर्स। तो स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू, अब यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स लिख के आएंगे, दो स्टेटमेंट, और उनको यहाँ से आंसर देना होता है इन ऑप्शंस में से, आप जानते ही हो। तो इसमें मैं जो ऑप्शंस पढ़ रहा हूँ उसमें ये एक बार पढ़ देता हूँ, आपको मालूम भी होगा लेकिन मैं पढ़ देता हूँ एक बार कि स्टेटमेंट वन इज ट्रू एंड स्टेटमेंट टू इज ट्रू। तो स्टेटमेंट टू इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट वन। मामला ये होता है कि ये तो ठीक है बताना, ये बहुत मुश्किल काम नहीं है। अगर आपको नॉलेज है सब्जेक्ट की तो आप बता ही दोगे कि स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू जो है कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है, या दोनों ही करेक्ट है। अगर दोनों करेक्ट है तो ए से ऑप्शन मिलेगा, दोनों ही करेक्ट है तो बी से भी ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि देखो ये दोनों ट्रू है। लेकिन अगर एक करेक्ट है एक इनकरेक्ट है तो उसमें आंसर या तो सी होगा या डी। अच्छा, अगर स्टेटमेंट आप पहचान लेते हैं दोनों करेक्ट हैं या एक करेक्ट है या इनकरेक्ट, तो यहाँ से ये दो स्टेटमेंट तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अगर इनमें से कोई आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है कि एक एक सही एक गलत है, तो इसमें से तो आप सेलेक्ट कर लेंगे। मामला तब उठता है, प्रॉब्लम का विषय तब उठता है जब ऑप्शंस ए और बी में से हों। क्यों? क्योंकि उसमें सिर्फ स्टेटमेंट को पहचानना ही नहीं होता है। अब देखो इसमें स्टेटमेंट एक तो पहचानना, दोनों ही ट्रू वाले केस है।
ठीक, दोनों ही ट्रू वाले हैं। लेकिन आगे जो लिखा हुआ है वो एक चिंता का विषय होता है कि जब आपने ये पहचान लिया कि स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू दोनों ही ट्रू है, तो फिर एक चीज़ और एग्जामिनर पूछ लेता है इन स्टेटमेंट में, मतलब इन ऑप्शंस में, वो ये है कि अगर दूसरा जो है ये भी ट्रू है, पहला भी ट्रू है, तो क्या दूसरा वाला पहले को एक्सप्लेन कर रहा है या फिर एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। अब इसमें ये होगा कि जैसे स्टेटमेंट वन कोई आता है, अब स्टेटमेंट टू आपने चेक कर लिया, उसके बाद स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट वन को एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं, ये आप ऐसे सोचो कि थोड़ी देर के लिए इन स्टेटमेंट को बताते वक्त या समझते वक्त आप थोड़ी देर के लिए टीचर बन जाओ, जैसे आप किसी स्टूडेंट को पढ़ा रहे हो। अब स्टूडेंट को जब हम लोग पढ़ाते हैं तो बात स्पष्ट है कि हमें कुछ समझाना होता है, पूरे लेक्चर में तो समझाना ही होता है ना। तो समझाने में हम दो तरीके के स्टेटमेंट बोलते हैं। एक तो स्टेटमेंट बोल गए जो बुकिश होता है। बुकिश स्टेटमेंट का मतलब है कि जो कोई, मान ले कोई प्रिंसिपल है, कोई सिद्धांत है ना, कोई लॉ है, हम बोल गए, ठीक, चलो अब लॉ जो बोल गए वो तो सही होना ही है। उसके बाद हम उस लॉ को समझाना शुरू करते हैं। तो समझाते वक्त हम कोई बोलते हैं कि नहीं, तो हम जब बोलते हैं तो स्टेटमेंट जो निकल रहे हैं वो भी तो ट्रू स्टेटमेंट होंगे। अब मामला ये उठता है कि अगर आप अच्छे टीचर हो तो ऐसे स्टेटमेंट बोलोगे, दूसरा वाला स्टेटमेंट ऐसा बोलोगे जो पहले को एक्सप्लेन कर दो, बच्चे को समझ में भी आ जाए। और अगर मान लें कोई ऐसा स्टेटमेंट आप बोल रहे हैं, आप जो है इनएक्सपीरियंस टीचर हैं, अभी नए नए आए हैं, तो अक्सर ऐसा होता है कि दूसरा स्टेटमेंट बोला, हो सकता है वो सही हो, सही बोलेगा, टीचर है तो सही है, लेकिन ज़रूरी नहीं वो पहले को समझा पाए। अब बच्चा जो है वो समझ नहीं पाया, दूसरा स्टेटमेंट जो हम बोल रहे हैं वो पहले को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। फिर हम वो स्टेटमेंट बदलेंगे, दूसरा सही स्टेटमेंट बोलेंगे। अब दूसरे जब सही बोलेंगे तो बच्चा कहेगा हाँ हाँ समझ में आया। बस यही तो आंसर है इसका। अगर आप दूसरा स्टेटमेंट बोल रहे हो और पहला समझ में आ जाता है सामने वाले को जिसे आप पढ़ा रहे हो, तो इसका मतलब है कि आंसर ए हो गया। और अगर आप दूसरा स्टेटमेंट बोलते हो और वो ट्रू है, आप टीचर हो, आप बोलोगे सही, लेकिन अगर वो पहले को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है तो बच्चे को समझ में नहीं आएगा, अरे ये क्या बोल गए। तभी तो आप ट्रायल करते हो ना, दूसरे तीसरे चौथे स्टेटमेंट पे आओगे। तो अगर वो स्टेटमेंट एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है तो ये आंसर होगा उसका। ये सीधी सी बात है। मतलब फिर बोलूंगा कि इन क्वेश्चंस को करते वक्त थोड़ी सी टीचिंग एबिलिटी होनी चाहिए। आपको ये सोचना है कि मैं खुद नहीं कर रहा हूँ इसे सॉल्व, बल्कि सामने वाले जो मेरा स्टूडेंट है उसे हम सिखा रहे हैं। पहला बोलेंगे स्टेटमेंट, वो भी सही होगा, दूसरा बोलेंगे वो भी सही होगा, लेकिन क्या दूसरा पहले को समझा पा रहा है, ये सोचना बड़ा ज़रूरी है। चलिए बहुत एक छोटे से कुछ एक दो दो एग्जाम्पल, बहुत आउट ऑफ सब्जेक्ट, छोटे से एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ, फिर कुछ फिजिक्स के एग्जाम्पल ले लूँगा, ठीक है, बात स्पष्ट होकर आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पे जैसे मान लें ये क्वेश्चन बहुत आसान सा उठाता हूँ मैं यहाँ। देखिए लिख के आ रहा है यहाँ कि 4 ग्रुप्स ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स कैन बी फाउंड एमंग 8 ऑब्जेक्ट्स। तब आप कहोगे ये क्या, अरे ये छोटी सी मैथमेटिक्स है यार, इसमें ये कहा जा रहा है, पढ़िए, कि 8 ऑब्जेक्ट हैं, 8 ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें हमें दो दो ऑब्जेक्ट के ग्रुप बनाने हैं। 8 ऑब्जेक्ट हैं टोटल, उसमें दो दो ऑब्जेक्ट के 2 ऑब्जेक्ट लेके ग्रुप बनाने। कितने ग्रुप बनेंगे, सिंपल सी बात है, कितने ग्रुप बनेंगे बताइए। हाँ 4 बनेंगे कि नहीं, 4। कैसे किया होगा कैलकुलेट बताओ। अरे भाई आप खूब अच्छी तरह जानते हो कि 8 है, ठीक, 8 ऑब्जेक्ट हैं और दो दो के ग्रुप बनाने हैं, तो 8/2 इज व्हाट 4। यही तो मैथमेटिक्स की होगी, मैं आपको मैथमेटिक्स बताता हूँ ऐसे, यही तो मैथमेटिक्स की होगी, है ना। देखिए ये देखो, ये देखिए भाई, ये 8 ऑब्जेक्ट हैं ये, ठीक। अब 8 ऑब्जेक्ट जो है इसको कैसे सॉल्व किया होगा। 8 ऑब्जेक्ट से 2 ऑब्जेक्ट के जो है कितने ग्रुप बनेंगे, तो 8 ऑब्जेक्ट है, उसको 2 से आपने डिवाइड किया, ये देखिए 4 बन गया, है कि नहीं। यही तो करना होगा, है ना, सिंपल सी मैथमेटिक्स है। चलिए तो स्टेटमेंट ये सही है ना, ठीक, ओके। अब ये स्टेटमेंट सही है। अब जरा दूसरा स्टेटमेंट देखिएगा, दूसरा क्या आ रहा है, 8/2 रिजल्ट्स इनटू 4। ये क्या आ रहा है, अरे ये वही मैथमेटिक्स आ रही है जो मैंने अभी आपको समझाने के लिए लिखा था। क्या किया था, 8 को 2 से डिवाइड किया था, 4 आया, समझाने के लिए।
आपको स्टेटमेंट समझा रहा था कि नहीं, तो मैंने क्या दूसरा स्टेटमेंट दिया, मैथमेटिक्स दी, वही तो लिख के आ रहा है। तो दिस इज ट्रू एंड दिस स्टेटमेंट इज एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट वन, मतलब ये स्टेटमेंट जो है पहले का एक्सप्लेनेशन है कि नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा भैया, तो आंसर तो ए हो जाएगा इसमें कि स्टेटमेंट और टू जो है दोनों ट्रू है ना, ये मैथमेटिक्स ट्रू है, ठीक, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है स्टेटमेंट वन का, तो ये आंसर ए हो गया, ठीक। अच्छा, अब सिचुएशन बदलता हूं, क्वेश्चन पहला स्टेटमेंट यही रहेगा, अब देखिएगा, समझिए इस बात को। आ रहा है वही पहला स्टेटमेंट, ठीक, वही 4 ग्रुप्स बनेंगे 2 ऑब्जेक्ट्स के, कितने अमंग 8 ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अब की बार जरा स्टेटमेंट 2 आप खुद देखिएगा और खुद बताइए क्या आंसर होना चाहिए। 10 डिवाइडेड बाई 2 रिजल्ट्स इनटू 5, सही है कि नहीं बताइए। 10 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा, सही है ना, इतनी मैथमेटिक्स आती है ना है ना, 5 आएगा, स्टेटमेंट तो सही है। लेकिन क्या ये उसको एक्सप्लेन कर रहा है, पहले वाले को नहीं कर रहा है ना, उसकी ये मैथमेटिक्स ही नहीं है, ये तो है मैथमेटिक्स लेकिन कुछ डिफरेंट मैथमेटिक्स है, कुछ और बात कही गई है, उसको थोड़ी एक्सप्लेन कर रहा है, लेकिन है तो करेक्ट, समझ रहे ना। उसको तो एक्सप्लेन करने के लिए मैथमेटिक्स क्या होनी चाहिए थी, 8 डिवाइडेड बाई 2 इज 4, बस यही बात है ना। तो ये कौन सा आंसर हो गया, ये बी वाला हो गया। अब आपको समझ में आ रहा है, ये ट्रू है लेकिन उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, ठीक, आंसर इज बी। अच्छा चलिए फिर बदलते हैं केस, फिर वही स्टेटमेंट है पहला वाला, लेकिन अब की बात दूसरा स्टेटमेंट जो आ रहा है जरा देखिएगा, 10 डिवाइडेड बाई 2 रिजल्ट्स इनटू 4 ये देखिए, ये तो गलत है ना, ठीक, ये तो एकदम गलत है, मैथमेटिक्स ही गलत है। 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, तो ये गलत हो गया। इसका मतलब पहला तो सही चल ही रहा है, तो इस बार कौन सा आंसर होगा, आपकी बार आंसर होगा स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, ठीक है ना, बात स्पष्ट हुई, ठीक। अच्छा आप एक और देख लीजिए, ठीक, ये तो आंसर सी हो गया। फिर देखिए, अब की बार जरा स्टेटमेंट पहला वाला पढ़ लीजिए, 4 ग्रुप्स ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स कैन बी फॉर्म्ड एमंग 6 ऑब्जेक्ट, अरे बदल गया स्टेटमेंट। ये देखिए कह रहे हैं कि 4 ग्रुप्स ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स कैन बी फॉर्म्ड एमंग 6 ऑब्जेक्ट, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 आ गए, तो गलत हो गया ना। अभी यहाँ 8 चल रहा था, अब 6 ऑब्जेक्ट हो गए हैं, तो 6 ऑब्जेक्ट में 2 के ग्रुप्स कितने बनेंगे, 3 बनेंगे ना, तो स्टेटमेंट गलत हो गया। जरा स्टेटमेंट 2 पढ़िए, 8 डिवाइडेड बाई 2 रिजल्ट्स इनटू 4, ऑफ कोर्स ये स्टेटमेंट सही है, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, लेकिन स्टेटमेंट 1 एक्सप्लेन करने की बात ही नहीं है यहाँ पे, वो स्टेटमेंट 1 ही गलत है। आंसर क्या होगा, पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा सही है, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, है ना, द आंसर इज डी। अब आपको लॉजिक समझ में आ रहा होगा इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाने का, या यहाँ पे एग्जामिनर क्या जानना चाहता है आपसे, ये भी आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है, पढ़िए जरा इसे आप, मैं ही पढ़ता हूं। अ वॉकिंग मैन पुशेस द रफ ग्राउंड बैकवर्ड टू गेट अ फॉरवर्ड फोर्स फ्रॉम द ग्राउंड फॉर हिज फॉरवर्ड मूवमेंट। आप समझ रहे हैं ना, भाई मैन को वॉक करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, भाई वो आगे चलना है, तो चलने के लिए उसे फोर्स चाहिए, है ना। तो फोर्स कहाँ से मिलेगा, तो फोर्स वो जब ग्राउंड को पीछे पुश करता है ऐसे, तो ग्राउंड उसे एक फोर्स देती है आगे की तरफ, है ना, तो वो आगे चलता है। अब आप ये देखो, आप ये किस नियम से बोल रहे हो, समझ रहे हो ना भाई, हमें अगर ग्राउंड से फोर्स चाहिए, नॉन लिविंग बॉडी से अगर फोर्स चाहिए होता है तो हम उस पर एक्शन देते हैं तो वो रिएक्ट करती है, वो सरफेस है वो बॉडी जो नॉन लिविंग बॉडी है, तो रिएक्शन से हमें फोर्स मिलता है। तो अगर हमें चलना होता है तो हम आगे की तरफ फोर्स चाहिए हमें चलने के लिए, तो हम ग्राउंड को पीछे धकेलेंगे, एक्शन करेंगे ग्राउंड पे, तो वो हमें रिएक्शन देगा, उस रिएक्शन फोर्स से हम आगे बढ़ पाएंगे, ठीक। तो दिस स्टेटमेंट इज वेरी करेक्ट, ठीक। जरा दूसरा पढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ईच एक्शन हैज इट्स रिएक्शन, यस करेक्ट।
और हमारे ख्याल से ये अभी आपको समझाने में मैंने यही स्टेटमेंट तो बोला था, है ना। तो ये तो स्टेटमेंट सही है, थर्ड लॉ यही है कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है, ठीक। और इसी के ज़रिए फर्स्ट एक्सप्लेनेशन, फर्स्ट स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन दिया जा सकता है। हम जब यहाँ पे एक्ट करेंगे ग्राउंड पे तो वो रिएक्ट करेगी, तब हम चल पाएंगे, है ना। तो ये तो आंसर हो गया ए। चलिए बदलते हैं स्टेटमेंट, दूसरा वाला ही, पहला वही है, पहला वही स्टेटमेंट। दूसरा आपकी बार देखिए क्या आता है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ देयर इज नो चेंज इन स्टेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम विदाउट एन एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम। सही है भाई, फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ इनर्शिया जो है यही तो कहता है कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो बॉडी की अवस्था नहीं चेंज होगी, बल्कि उसके सेंटर ऑफ मास की, सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की अवस्था नहीं चेंज होती। यही तो लॉ ऑफ इनर्शिया है, यही इनर्शिया की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, बिल्कुल सही है लॉ, फर्स्ट लॉ, लेकिन इसका फर्स्ट लॉ से क्या लेना देना भैया, वहां तो अवस्था बदल रही है। तो अवस्था बदल रही है तो हमें बताना पड़ेगा ना, पहले स्टेटमेंट को अगर सेकंड स्टेटमेंट से एक्सप्लेन करवाना है हमें बताना पड़ेगा भैया हमें चलने के लिए, अवस्था बदलने के लिए फोर्स कहाँ से मिला। तो ग्राउंड ने फोर्स किया। तो ग्राउंड फोर्स कैसे करेगी, जब आप एक्ट करोगे तभी तो रिएक्ट करेगा, कोई लिविंग बॉडी थोड़ी धक्का दे दे आपको। ये फर्स्ट लॉ से एक्सप्लेन नहीं होगा। हाँ, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन ये स्टेटमेंट इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो आंसर इज बी, ठीक। चलिए एक फाइनल एग्जांपल और लेता हूं, थोड़ा सा टेक्निकल है, रोलिंग मोशन आपने पढ़ा होगा, तो उसी से है बात और स्पष्ट हो जाएगी ना। देखिए एक एग्जांपल और पढ़िए, स्टेटमेंट वन, रोलिंग फ्रिक्शन इज अ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। इसमें कोई शक नहीं, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होता है, बहुत लोग रटे रहते हैं लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन क्यों होता है, ध्यान होगा। रोलिंग मोशन अगर आपने पढ़ा हो या मुझसे पढ़ा हो या मैंने पढ़ाया हो आपको, तो उसमें यह होता है कि रोलिंग मोशन के समय एक खास बात होती है कि जो कांटेक्ट पॉइंट होता है व्हील का, वो स्टेशनरी होता है। व्हील भाग रही है, लेकिन जो जो पॉइंट कांटेक्ट पे आएगा, ग्राउंड के कांटेक्ट पे, वो स्टैटिक कंडीशन में होता है। और आप जानते हो ग्राउंड के कांटेक्ट पे ही फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होगा, और वो पॉइंट स्टैटिक होता है जो कांटेक्ट पॉइंट है। तो ऑफ कोर्स वहां जो फ्रिक्शन डेवलप होगा वो कैसा होगा, वो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होगा। देखिए काइनेटिक तब होता है जब वो पहिया रगड़ खाता, तब रोलिंग नहीं होता। रोलिंग नहीं होता है तो क्या होता है, स्किड होता है या स्लिप होता है, पहिया या तो स्किड करता है या स्लिप करता है। तो उस केस में क्या होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। भाई रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स का मतलब ही है यहां पे कि मोशन रोलिंग हो रहा है, और रोलिंग में स्पष्ट है कि जो कांटेक्ट पॉइंट होता है वो स्टेशनरी होता है। तो इसीलिए वहां जो फ्रिक्शन आएगा, अगर आएगा तो वो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होगा। जरा स्टेटमेंट टू पढ़ते हैं, वो तो पहला तो सही है। इन रोलिंग मोशन द कांटेक्ट पॉइंट ऑफ द व्हील विद द ग्राउंड रिमेन्स स्टैटिक। देखिए वही जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया था इस बात को समझाने के लिए, वही तो लिखा हुआ है। ये स्टैटिक कंडीशन में होता है ना कांटेक्ट पॉइंट, इसीलिए ऐसा होता है। तो बात समझ में आ रही है, ये तो सही है स्टेटमेंट टू, और फर्स्ट को एक्सप्लेन भी कर रहा है। ठीक है, ओके, आंसर है। जरा बदलते हैं स्टेटमेंट। रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स, रोलिंग फ्रिक्शन इज अ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, ठीक, ओके। रोलिंग फ्रिक्शन इज अ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। रोलिंग फ्रिक्शन से मतलब रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स की बात की जा रही है, ठीक। फर्स्ट स्टेटमेंट वही है, लेकिन जरा सेकंड वाला पढ़ते हैं। रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स मे और मे नॉट बी जीरो। देखो रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स अगर स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की प्रॉपर्टी होती है, उसकी रेंज होती है, वो जीरो से लेके एक मैक्सिमम वैल्यू तक, याद होगा म्यू एस आर, वो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स है ना, वहां तक पहुंच सकता है। वो जीरो भी हो सकता है और म्यू एस आर भी हो सकता है, उसके बीच में भी कुछ भी हो सकता है। ये है स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की प्रॉपर्टी। अच्छा, चूंकि रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स ही होता है, तो वो जीरो भी हो सकता है, जीरो नहीं भी हो सकता, ठीक। ये बात एकदम सही है, लेकिन ये बात इसे नहीं एक्सप्लेन कर रही है। ये तो रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स के एक वैल्यू, मतलब वैल्यू के विषय में बोल दिया गया है। ये कहाँ बताया जा रहा है कि ये वो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स जो रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स होता है, नहीं ना, बात स्पष्ट है।
सिर्फ इतना बोल दें, आप ये बताओ, खाली इतना बोल देने से कि रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स मे और मे नॉट बी ज़ीरो, ये तो यही बता रहे ना कि रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स जो है इस रेंज में होता है, लेकिन ये कैसे बता रहा है कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है ना? स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स ये तभी बताएगा जब आप एश्योर करो कि वहाँ पे रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स में जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वो स्टैटिक कंडीशन में होता है, तब आप कह सकते हो अब ये स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स हो गया, तो ऑफ कोर्स उसका वो रेंज होता है, वो जीरो से मैक्सिमम तक होता है। तो ये दिस इज ट्रू, बट दिस कैन नॉट बी एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेटमेंट वन, बिल्कुल नहीं हो सकता, है ना? अब जरा सा ये बात ध्यान, थोड़ा सा स्लाइड सा फर्क होता है, तो उसे मैंने कहा ना कि बहुत आत्मसात करके चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा, तभी आप ये समझ पाओगे। मुझे पर्सनल तौर पे, चाहे स्टूडेंट को ये क्वेश्चंस पसंद ना आते हो इस तरीके के, लेकिन मुझे पर्सनल तौर पे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि मैं एक टीचर हूँ, ट्रू टीचर हूँ। मुझे मज़ा आता है इस टाइप के क्वेश्चंस को देख के। मुझे अच्छा ये भी लगता है कि भाई इसमें कम से कम स्टूडेंट की नॉलेज वास्तव में चेक हो रही है ना? चलिए, खैर आंसर इसका बी होगा। ठीक है, हमारे ख्याल से अब आपको पूरी तरीके से बात समझ में आ चुकी होगी। अगर अभी भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके बताएंगे, है ना, कि आपको कहाँ पे दिक्कत है, या कोई और क्वेश्चन का अगर आप जवाब चाहते हो तो आप कमेंट में लिखिएगा। ठीक, हम आपको बताएंगे। ठीक है, आपको ये वीडियो पसंद आया? अगर आपको लगता है कि आपको अच्छी जानकारी मिल रही है, अच्छी इन्फॉर्मेशंस मिल रहे हैं, आपकी नॉलेज बढ़ रही है, तो आगे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपको रेगुलर इंटरवल पे जल्दी जल्दी कुछ अच्छी जानकारियाँ ज़रूर मिलती रहेंगी। ठीक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।